टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। आइए देख लेते हैं इस वक्त की अहम खबरें। आज शाम से थम जाएगा देश भर में चुनावी प्रचार का शोर। 1 जून को होगा 8 राज्यों की 57 सीट पर 904 उम्मीदवारों के लिए मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी परिवार से पहले मतदान फिर जलपान का किया आग्रह। पीएम मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के रोड मैप की दी जानकारी। कहा, अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी खींची जा चुकी है रूपरेखा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। जेपी नड्डा ने पंजाब के अमृतसर में तो योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल के हमीरपुर में रैली को किया संबोधित। राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में की जनसभा। वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता के जादवपुर में किया रोड शो। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। आबकारी नीति मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से दिल्ली के कई इलाकों में हाहाकार। टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा पानी। जनता के बीच आक्रोश। पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने मटके फोड़कर जताया रोष। भाजपा ने आप सरकार पर साधा निशाना। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता करेंगे हल्ला बोल। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। केरल में मानसून ने दी दस्तक। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब लेते हैं समाचारों को विस्तार से। आज शाम लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गज पूरी ताकत के साथ अलग अलग स्थानों पर जनसभा करने वाले हैं। 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अंतिम चरण के मतदान के लिए एनडीए और विपक्ष के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। अगर आखिरी चरण के दिग्गजों की बात करें तो 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर भी मतदान होना है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट से वो चुनावी रण में है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 206 चुनावी रैलियां की। इस कड़ी में उनकी आखिरी रैली पंजाब के होशियारपुर में हुई। आज शाम 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने होशियारपुर की धरती पर संत रविदास और गुरु गोविंद सिंह को नमन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी वालों की स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति का ही नतीजा रहा कि बंटवारे के समय से करतारपुर पर ये अपना दावा नहीं कर सके। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, सीएए का विरोध करते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं।
कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे। कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों और झूठवादियों ने नशे और शराब से कमाई के साधन बना लिए। शराब घोटाला पूरी दुनिया जानती है। अब तो नारी उत्पीड़न में भी ये नंबर 1 बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके नेताओं का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी और नीयत में खोट है। ऐसे कांग्रेस और इंडी वाले लोग संविधान की बातें करते हैं। आजकल देश के लोग इंडी गठबंधन वालों से संविधान की रट सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला घोंट दिया था। जब 84 के दंगों में सिखों के गले में टायर बांधकर जलाया जा रहा था, तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। साथियों, मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। प्रधानमंत्री ने सेना का अपमान और जनरल बिपिन रावत के लिए विपक्षी दलों द्वारा अपमानजनक शब्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आरोपी के नाम पर भी कांग्रेस ने देश को धोखा दिया था। सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार तक उपलब्ध नहीं करवाए थे। तेजस जैसे प्रोजेक्ट रोके गए थे। लड़ाई होगी तो किसके साथ होगी, युद्ध होगा तो किसके साथ होगा, उसकी ताकत क्या है, उस हिसाब से हमारी की सेना को तैयार करना होता है। सिर्फ 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं की जाती है। सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने दोहराई। उन्होंने कहा कि अंतिम चरण 400 पार कराने के लिए निर्णायक है और ये ऐतिहासिक होगा जब लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार केंद्र में वापसी करेगी। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। और आइए अब आपको ले चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। You heard what External Affairs Minister had to say. We have consistently called for dialogue and diplomacy being the way forward on this particular matter. Raza, on the question that these European countries have now come up
and recognized Palestine as to how we look at it. Let me tell you that, India recognized Palestine way back in the 1980s. So, sorry. It has been a long-standing position that we support two-state solution, which entails the establishment of a sovereign, viable, and independent state of Palestine within recognized and mutually agreed borders, living side by side with Israel in peace. So that is how we look at it. What they are doing now, we already done in the 1980s. Okay, we can take more questions. Uma? Huma Siddiqui from the Financial Express. I have two questions. Who is going to represent India at the Swiss Peace Conference, which is taking place next month? And also, who is going to represent India at the St. Petersburg Economic Forum, which is next week in Russia? Please. I am Sanjeev Barua from The Week magazine. This is in the light of the May 13th, So has there been any fresh traction on India's part to establish full-scale relationship with the regime in Afghanistan? Chandrakala this side from ETV Bharat. So there is a report suggesting that Pakistan has repatriated 5 Indian prisoners, including Wahida Begum from Assam and her 11-year-old son. They were detained for over a year in Quetta jail for lacking valid passports and visas. If I can have some more information on this, basically on the other Indian prisoners. Thank you. Hi sir, this is Alpi from NDT. So this is about the comment made by US State Department spokesperson Matthew Miller. He has recently said that on the issue of religious liberty, US has been engaging with many countries, including India. Your comments, please. Good afternoon. Livia Rodriguez from Prensa Latina. Recently, the U.S. government removed Cuba from its list of countries that do not fully cooperate with its anti-terrorist efforts. But in a contradictory way, the U.S. government, at the same time, unfairly keeps Cuba on an arbitrary list of states that, according to Washington, are a sponsor of terrorism. We would like to know Indians' opinion on this issue, taking into account that this designation by the United States on Cuba affects the Caribbean island possibility to trade with other countries, and is a weapon to apply more unjust coercive measures against the island and tighten the illegal economic blockade that the United States has maintained against the island for more than 60 years. Thank you. Thank you. Shall we go over these? We have 5 questions here. Huma, regarding peace conference, we have told you earlier also that we have not yet taken a decision on our participation. That decision, as and when it's taken, you will come to know, or we'll announce it. Similar is the case with St. Petersburg Economic Forum. At this point in time, we have yet to take a decision as to who's going to go. You will come to know about it. Sanjeev, regarding your question about Chabahar,
we had come out with a press release where we talked about the importance of the project Char Bahar, long-term contract that we've signed. We've also talked about this particular project enhancing connectivity in the region, especially for Afghanistan, where we deliver humanitarian aid and assistance, and also help landlocked countries in Central Asia. So that is how we look at the Char Bahar project. As far as Afghanistan goes, that it has been our consistent policy that we support the people of Afghanistan, especially through humanitarian assistance. विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता में इस बार सरकार बनाने का भरोसा जताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें विश्वास है कि 4 जून को इस देश की जनता एक नई वैकल्पिक सरकार को चुनेगी। इंडी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम इस देश को एक राष्ट्रवादी और विकासवादी सरकार देंगे। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ओडिशा के बालासोर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी गठबंधन की सरकार बनती है तो वो ओडिशा की महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर उन्हें आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के फरीदकोट जिले में जनसभा के दौरान कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश आगे बढ़ रहा है। मजबूत नेतृत्व के दम पर भारत 91वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान की अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश आगे बढ़ रहा है, सारा देश। आज अमेरिका की अर्थनीति डगमगा गई है कोरोना के बाद। आज यूरोप की अर्थनीति पिछड़ रही है। आज चीन पिछड़ रहा है, जापान पिछड़ रहा है, रशिया में आर्थिक नीति में मंदी है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, यही हमारे हंसराज जी सांसद रहे हैं दिल्ली से, इन्होंने भी पूरी ताकत लगाई और मोदी जी के नेतृत्व में इन विपरीत परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटानिया को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस की 300 सीट जीतने के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, आज प्रचार का अंतिम दिन है। इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 सीटें पार कर रहे हैं। पीएम मोदी को उनकी 3 महबूबा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई चुनाव हरवा रही हैं। इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी क्रम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने जादवपुर से गोपालनगर तक रोड शो किया और जनता का समर्थन मांगा।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार की 40 संसदीय सीटों पर चुनावी घमासान जारी है। प्रदेश में 7.6 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें ऐसे मतदाता भी हैं जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। चुनाव में लाभार्थी मतदाताओं का किस तरफ रहेगा झुकाव, देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस रिपोर्ट में। पटना शहर के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के करीब कोमल कुमारी का घर है। कोमल आजीविका दीदी हैं, साथ ही 5 सदस्यों का परिवार चलाने वाली मुखिया भी। कोमल पटना जिले के मसौढ़ी के रहने वाली हैं। कोमल ने आजीविका मिशन से जुड़कर 10 महिलाओं का ग्रुप तैयार किया है। उन महिलाओं को स्वयंसेवी संस्था के जरिए ऋण भी उपलब्ध कराया है। महिलाएं ऋण से रेहड़ी पटरी पर रोजगार चलाती हैं और अपने परिवार का पोषण भी करती हैं। जीविका मिशन ने कोमल जैसी लाखों महिलाओं की किस्मत बदली है। ये महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और परिवार की मुखिया भी। जीविका दीदी बनने से यही है कि महिलाओं के बीच में रोजगार बढ़ा है, जिससे कि मतलब गरीब तबके की महिला लोग इससे जुड़ी हैं, जिसका रोजगार बनने से उनका परिवार और खुद अपने आप पर आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना रोजगार और पालन पोषण अपना जीविका से जुड़ के करती हैं। वो गरीब तबके की महिला को जोड़ के 10 महिला को जोड़ के समूह बनाया जाता है। उसमें उनको बचत करना होता है, बैंक से जोड़ के उनको लोन दिया जाता है। जीविका समूह की शुरुआत माननीय नीतीश कुमार जी ने किया और देश में सबसे ज्यादा जीविका समूह, जिसको केंद्र सरकार ने बाद में आजीविका माना, आज सबसे ज्यादा लाभुक है तो आजीविका की दीदियां हैं। लाभार्थियों की ऐसी ही पंक्तियां मतदान केंद्रों तक पहुंची हैं, जिन्हें 5 किलो अनाज ने भरोसा दिया है। नल जल योजना ने घर में पानी पहुंचाया है। गैस सिलेंडर ने धुएं से मुक्ति दी है। शौचालय ने इज्जत और आत्मसम्मान दिया है। ये भरोसा उन किसानों को भी है जिन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। खेतों तक पानी पहुंचा है, अदद छत मिली है और मुद्रा लोन के जरिए रोजी रोजगार का साधन। महिलाओं को जिस प्रकार का लाभ मिला है वो उसको भली भांति समझ पा रही हैं, समझ गई हैं और वो लंबी लंबी कतारों के रूप में मतदान केंद्रों पर दिख भी रहा है। उज्ज्वला योजना ऐसी योजना है जो औरतों को सबसे ज़्यादा भाया है और वही बेसिक मतदाता है मोदी जी के। लाभार्थियों की फहरिस्त में वंचित तबका भी है, जिनका लाभार्थियों की कतार में नाम आना बाकी है या जो छूट गए हैं या जिनके परिवार के मुखिया को पलायन का सितम सहना पड़ा है, जो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं। महागठबंधन ऐसे ही मतदाताओं को साधने की तैयारी में जुटा हुआ है। विपक्ष ऐसी ही लोक कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और गरीब, पिछड़े और दलित तबके की अनदेखी का आरोप लगाकर चुनावी समीकरण को बदलने में जुटा है। एनडीए गठबंधन के लोगों ने जो सोच रखा है कि लाभार्थी लोग वोट कर रहे हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारी योजनाएं पूर्व की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी चली, लेकिन जब महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की बात आती है तो ये सारे लाभार्थी गौन हो जाते हैं और मुद्दों पे वोटिंग होता है। ये सच है कि लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं की भागीदारी ने पुरुषों को पछाड़ा है। गृहिणियों के उत्साह के पीछे शराबबंदी, 3 तलाक से मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज में 50% और लोकतंत्र के चुनाव में 33% आरक्षण की आस बेटियों की पढ़ाई जैसी गारंटी है। अब देखना है कि मतदाताओं का रुझान किस तरफ जाता है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने डीडी न्यूज से बात करते हुए लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि चारों तरफ इंडी गठबंधन की लहर है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी है। सर, क्या लग रहा है 4 तारीख का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या लग रहा है सर आपको? इंडिया जीतेगा, इंडिया। मोदी हारेंगे। मोदी गए और चारों तरफ लहर है इंडिया गवर्नमेंट का वोट में, और यहाँ बिहार में तो पूरा लहर है। आपको लग रहा है सर कि नीतीश कुमार 4 तारीख के बाद फिर वो आपके साथ आएंगे? काहे फिर आएंगे? अब नहीं आएंगे तो लौटा देंगे। कैसे लालू प्रसाद यादव जी?
जो कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के प्रति और कह रहे हैं कि 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो इंडिया गठबंधन इस चुनाव को जीतेगा। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पाटलिपुत्र। मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने समस्त काशीवासियों से अपील की है। उन्होंने भोजपुरी में दिए अपने संदेश में काशी के विकास की गति को जारी रखने और बीते 10 साल में काशी के चहुमुखी विकास का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी का प्रतिनिधि होना बाबा विश्वनाथ की कृपा और जनता के आशीर्वाद से ही संभव है। उन्होंने काशी परिवार से पहले मतदान फिर जलपान का आग्रह किया है। ये बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। काशी के युवा, नारी शक्ति और किसानन से तो हमारा विशेष आग्रह हो। आप लोगन का एक वोट हमार शक्ति बढ़ाई, हमें नई ऊर्जा दे। आप लोगन के समाज के हर परिचित का, काशी के हर बुजुर्ग का वोट करावे के है। आपके याद रखे को हो, पहले मतदान फिर जलपान। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।